आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो चार जो विकल्प दिए गए हैं इनमें पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो पहले ऑप्शन में देखिए कह रहा है कि वेसल्स आर मल्टी सेल्यूलर विद वाइड ल्यूमेन। तो हमने एनसीईआरटी में ट्रैकिड्स और वेसल के बारे में स्टडी की है। तो पढ़ा था कि जो ट्रैकिड्स होती हैं उनके किनारे नुकीले होते हैं और बंद होते हैं, जबकि वेसल जो है क्या होती हैं कि बहुत सारे पाइप की तरह आपस में जुड़ जाती हैं, क्योंकि किनारे उनके नुकीले नहीं होते और उनमें एक ल्यूमेन यानी गुहा पाई जाती है, यानी वो खोखली होती है। तो कई वेसल आपस में मिल करके एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चूंकि पाइप जैसे स्ट्रक्चर मिलेंगे तो सेल बहुत सारी होंगी, क्योंकि पाइप जैसे स्ट्रक्चर बहुत सारे हैं तो मल्टी सेल्यूलर होगी और उनकी गुहा या ल्यूमेन या भीतर का खोखला स्थान वाइड या चौड़ा होता है। तो 16 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा कि वेसल्स आर मल्टी सेल्यूलर विद वाइड ल्यूमेन। तो यहाँ पर देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 16 का ए विकल्प हमारा करेक्ट है। जाइलम इज द प्रिंसिपल वाटर कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ द प्लांट। हमने आपको बताया था कि जाइलम जो होता है वो जल से संबंधित है और फ्लोएम जो होता है वो फूड से संबंधित है। तो जाइलम जो है वाटर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य करता है पौधों में। इट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। तो जाइलम जो होता है इसमें 4 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, 4 तरह के सेल पाई जाती हैं, ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। तो देखिए हमने पढ़ा था तो फ्लोएम में कंपेनियन सेल होती है और जाइलम में वेसल और जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर और ट्रैकिड्स होती है। तो देखिए कह रहा है कि द ट्रैकिड्स एंड वेसल्स टुगेदर आर नोन एज ट्रैकियरी एलिमेंट्स। तो ट्रैकिड्स और वेसल्स को आपस में एक साथ अगर बोला जाए तो हम ट्रैकियरी एलिमेंट बोलते हैं। ट्रैकिड्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल वैस्कुलर प्लांट्स। जो ट्रैकिड्स होती हैं ये सारे संवहन ऊतक रखने वाले यानी वैस्कुलर टिश्यू रखने वाले प्लांट में पाई जाती हैं। ट्रैकिड्स ओरिजिनेट फ्रॉम सिंगल सेल। ट्रैकिड्स जो होती हैं ये एक ही सेल से ओरिजिनेट होती हैं। दीज आर सिंगल इलांगेटेड सेल्स विद टैफरिंग एंड्स। जो ट्रैकिड्स होती हैं ये एक ही सेल की बनी होती हैं और लंबी हो जाती हैं और इनका जो किनारा होता है वो टैपरिंग होता है यानी पतला नुकीला होता है। कह रहा है कि द एंड वॉल आर विदाउट परफोरेशंस। जो अंतिम सिरा होता है उसमें किसी भी प्रकार के छिद्र नहीं होते। परफोरेशन का मतलब छिद्र युक्त। तो कह रहा है दियर लेंथ वेरीज फ्रॉम 1 to 3 मिलीमीटर। इनकी लंबाई 1 से 3 मिलीमीटर तक बदलती है, मतलब 1 से 3 मिलीमीटर तक के बीच में होती है। ट्रैकिड्स आर डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लास्ट। ट्रैकिड्स में प्रोटोप्लास्ट नहीं पाया जाता, हेंस डेड, इसलिए ये मृत कोशिकाएं होती हैं। फेयरली लार्ज कैविटी ऑफ दीज सेल्स इज विदाउट एनी कंटेंट्स। The wall of tracheids is moderately thick and usually lignified। तो जो ट्रैकिड्स की वाल होती है वो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर 3 शब्द होते हैं। माइल्ड का मतलब बहुत कम, मॉडरेट का मतलब औसत और सीवियर का मतलब बहुत ज्यादा। जैसे किसी को बुखार आ जाए और डॉक्टर कहे माइल्ड फीवर है मतलब बहुत कम, मॉडरेट है मतलब औसत दर्जे का और सीवियर मतलब बहुत गंभीर कंडीशन है। तो मॉडरेटली का मतलब औसत दर्जे की मोटी होती है और मोटे होने का कारण क्या है, क्योंकि उसमें लिग्निन नामक पदार्थ का जमाव हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा 16 का ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो 16 का ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इतना जो आंसर में डिटेल दिया है सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल आप क्वेश्चन देखिए और आंसर देखिए, क्योंकि अब जो नई एनसीईआरटी है उसमें इतना डिटेल नहीं दिया गया। आप कह रहा है एक्जिलरी बड एंड टर्मिनल बड डिराइव्ड फ्रॉम द एक्टिविटी है। तो एक्जिलरी बड जो है और टर्मिनल बड जो है ये किस मेरिस्टेम की एक्टिविटी की वजह से बनती है, हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए जो कली होती है वो सबसे आगे वाले भाग में होती है और आगे वाले भाग में एपिकल मेरिस्टेम होता है। तो एक्जिलरी बड और टर्मिनल बड जो है हमारी वो एपिकल मेरिस्टेम की एक्टिविटी से बनेगी। इसको आंसर में देख लेते हैं। तो देखिए कह रहा है कि एपिकल मेरिस्टेम आर सिचुएटेड एट द टिप ऑफ द रूट एंड शूट। तो जो एपिकल मेरिस्टेम है ये तने और जड़ के अग्रभाग में पाया जाता है। दे टेक पार्ट इन इनिशियल ग्रोथ। ये प्रारंभिक वृद्धि में हेल्प करता है। प्लांट्स इलांगेटेड एंड इंक्रीज इन हाइट एज रिजल्ट ऑफ डिवीजन इन दिस मेरिस्टेम। इस एपिकल मेरिस्टेम में डिवीजन की वजह से, विखंडन की वजह से नई नई सेल बनती हैं और उसी का परिणाम है कि पौधा लंबाई में वृद्धि करता है। प्रो मेरिस्टेम एंड प्राइमरी मेरिस्टेम, रूट एंड शूट एपिसेस आर इंक्लूडेड इन दिस टाइप ऑफ मेरिस्टेम। तो प्रो मेरिस्टेम और प्राइमरी मेरिस्टेम, प्रो का मतलब बहुत पहले, फिर प्राइमरी का मतलब प्राथमिक, जो विभज्योतक है, हिंदी में मेरिस्टेम को विभज्योतक कहते हैं, यानी विभाजित होने वाला ऊतक। तो रूट और शूट के एपिसेस यानी टिप पर पाया जाता है और आर इंक्लूडेड इन दिस टाइप ऑफ मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम के अंतर्गत प्रो मेरिस्टेम और प्राइमरी मेरिस्टेम आते हैं। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए पूछ रहा है, कह रहा है वेसल्स आर फाउंड इन, यानी वेसल कहाँ पाई जाती हैं हमको बताना है। तो देखिए जो सबसे ज्यादा विकसित पौधे हैं वो हैं आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म। तो सारे एंजियोस्पर्म में वेसल्स पाई जाती है और जो हमारे कुछ जिम्नोस्पर्म हैं यानी अनावृत बीजी हैं उनमें भी ये पाई जाती हैं। तो देखिए जो सबसे ज्यादा विकसित होंगे उसमें पूरी तरह से मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं और जो कम विकसित पौधे हैं उनमें कम पाई जाती हैं। तो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म एंड फ्यू जिम्नोस्पर्म आंसर हमारा हो जाएगा। तो 18 का बी विकल्प हमारा करेक्ट है। तो देखिए 18 का बी विकल्प हमारा करेक्ट है। वेसल्स आर फाउंड इन द वुड ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द एंजियोस्पर्म एक्सेप्ट सर्टेन प्रिमिटिव मेंबर ऑफ द ऑर्डर रिनेल्स वेसेललेस डाइकार्ड्स। तो वेसल ज्यादातर एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी पौधों में पाई जाती हैं, कुछ को छोड़ करके जो रेनेल्स नामक एक ऑर्डर है उसके मेंबर हैं जिसमें वेसेललेस डाइकाट आते हैं यानी बिना वाहिका युक्त द्विबीजपत्री। एग्जाम्पल है ट्रोकोडेंड्रॉन, टेट्रासेंट्रॉन, ड्राइमिस, स्यूडोविंटेरा एटसेट्रा मतलब इत्यादि। तो जाहिर सी बात है ये सब याद करने की आपको जरूरत नहीं है। वेसल्स आल्सो आकर इन सम टेरिडोफाइट्स, कुछ टेरिडोफाइट्स में भी वेसल पाई जाती हैं जैसे सिलेजनेला इज द मेंबर ऑफ ऑर्डर नीटेल्स। तो नीटेल्स का मेंबर सिलेजनेला है, इसमें भी वेसल्स पाई जाती हैं। ये जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल इसमें क्या है, ये नीटेल्स ग्रुप के अंतर्गत सिलेजनेला, नीटम, फेड्रा, इफेड्रा एंड वेल्विट्सिया भी आता है। तो कुल मिला के सब कुछ भी आपको नहीं समझना है, न याद करना है, बस इतना समझना है कि जो वेसल्स होती है ये हमारी ज्यादातर एंजियोस्पर्म में और कुछ जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। तो 18 का बी विकल्प हमारा करेक्ट है। इसमें मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म एंड फ्यू जिम्नोस्पर्म।
तो जितना डिटेल में हमारा एक्सप्लेनेशन दिया है इतना पढ़ने की जरूरत अब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कह रहा है एट मैच्योरिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन न्यूक्लिएटेड। तो जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन सी नॉन न्यूक्लिएटेड है, यानी किसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो 19 का देखिए सी विकल्प हमारा करेक्ट है। इसके ऊपर भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि एट मैच्योरिटी यानी प्रौढ़ावस्था के समय विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन न्यूक्लिएटेड। तो सीप सेल या वेसल्स में न्यूक्लियर मल्टी न्यूक्लिएटेड होती थी लेकिन गुहा होती थी। सीप सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो 19 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये इतना डिटेल दिया है, इतना सब डिटेल समझने की और पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूंकि करा रहे हैं तो हम बताए दे रहे हैं। आपको केवल आंसर समझने की ज़रूरत है। कह रहा है इन टेडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म सीप ट्यूब आर नॉट अरेंज्ड इन लिनियर रो एंड हेंस कॉल्ड सीप सेल्स। जो टेडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के मेंबर हैं उनमें सीप ट्यूब जो है एक लाइन में अरेंज नहीं होती थी। जब एक लाइन में अरेंज होती थी तो वेसल कहलाती थी। तो जब ये अरेंज नहीं होती है तो इसको हम अकेले अकेले सेल के रूप में अगर कहेंगे तो सीप सेल बोलते हैं। सीप ट्यूब एलिमेंट आर द कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ फ्लोएम। जो सीप ट्यूब बनती है, पाइप बनता है, वो फ्लोएम का एक पार्ट है और ये कंडक्शन यानी फूड के कंडक्शन में सहायता करेगा। दीज आर अरेंज्ड एंड टू एंड इन लिनियर रोज विद सीप प्लेट बिटवीन 2 सीप ट्यूब एलिमेंट्स। ये क्या होता है कि जो सीप सेल्स हैं ये एक लाइन में अरेंज हो जाती हैं और अरेंज हो करके एक ट्यूब बना लेती हैं। इन द सीप प्लेट देयर आर प्रेजेंट सीप पोर्स। और किनारे पे सीप प्लेट होती है, उस प्लेट में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। सीप ट्यूब एलिमेंट आर लिविंग एंड हैव थिन सेलुलोज वॉल इन यंग सेल्स बट दे बिकम थिक वॉल्ड आर विदाउट न्यूक्लियाई एट मैच्योरिटी। तो कह रहा है कि जो सीप ट्यूब एलिमेंट हैं ये जीवित होते हैं यानी लिविंग होते हैं और इनमें पतली सेलुलोज की लेयर पाई जाती है। बट दे बिकम थिक वॉल्ड, लेकिन ये मोटी भित्ति वाले हो जाते हैं। एंड आर विदाउट न्यूक्लियाई एट मैच्योरिटी, और बिना न्यूक्लियस वाले हो जाते हैं। कब? जब ये जवान होते हैं, मैच्योर होते हैं, जब प्रौढ़ होते हैं। तो इस प्रकार से 19 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो सीप सेल्स हमारा बिना न्यूक्लियस वाली है। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट स्क्लेरिड्स। नॉट ट्रू पूछ रहा है यानी गलत वाला हमसे पूछ रहा है। तो 20 का सी विकल्प दीज आर आल्सो कॉल्ड स्टोन सेल्स। ये बात गलत है, स्क्लेरिड्स को स्टोन सेल नहीं कहते हैं। तो 20 का आंसर देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। 20 का ए वाला गलत है। देखिए 20 का ए वाला गलत है, सी नहीं। ए वाला दीज आर ग्रुप्स ऑफ लिविंग सेल। हाँ, स्टोन सेल करेक्ट है, वही हम सोच रहे थे। स्क्लेरिड्स स्टोन सेल है और ये मृत होती हैं, लिविंग सेल नहीं होती हैं। तो स्क्लेरिड्स हमारी जो लिविंग सेल कह रहा है ये गलत है। स्क्लेरिड्स लिविंग सेल नहीं होती, स्टोन सेल होती हैं। तो 20 का ए विकल्प हमारा गलत है। अब देखिए जैसे हमसे गलती हुई कि सही वाला हमने बता दिया, वैसे नाट को बहुत ध्यान देना है कि गलत वाला पूछ रहा है कि गलत कौन सा है। तो गलत वाला ही हमको सही मारना है क्योंकि हमसे गलत पूछ ही रहा है। तो देखिए 20 का ए वाला विकल्प हमारा गलत है। कह रहा है स्क्लेरिड्स आर ए टाइप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा सेल्स, दे आर शॉर्ट आर इरेगुलर। तो जो स्क्लेरिड्स होती हैं, देखिए नाम ही है स्क्लेरिड्स, तो स्क्लेरेनकाइमा सेल होती हैं। दीज आर शॉर्ट आर इरेगुलर, ये छोटी होती हैं या इनका शेप जो होता है वो सही नहीं होता है, इधर उधर खुरदुरा होता है, इरेगुलर होता है। दीज वॉल्स आर वेरी थिक, बहुत ज्यादा मोटी होती हैं, इरेगुलर होती हैं। और ल्यूमेन इज वेरी नैरो,
अब जाहिर सी बात है कि रेगुलर होती हैं तो इनके अंदर की जो गुहा होती है, खाली स्थान होता है, वो बहुत कम होता है। दीज आर डेड सेल्स, ये मृत कोशिकाएं होती हैं। एंड डू नॉट परफॉर्म एनी मेटाबॉलिक फंक्शन, और किसी प्रकार की उपापचयी अभिक्रिया में भाग नहीं लेती। दे शोज डिफरेंट टाइप ऑफ लिग्निन डिपोजिशन एंड आल्सो हैव पिट, ये किसी भी प्रकार के लिग्निन डिपोजिशन, दे शोज डिफरेंट टाइप ऑफ लिग्निन डिपोजिशन, इसमें विभिन्न प्रकार के लिग्निन नामक पदार्थों का डिपोजिशन हो जाता है, यानी ऊपर से चिपक जाते हैं। एंड हैव पिट, और इनमें गड्ढे पाए जाते हैं। तो 20 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जो स्क्लेरिड्स हैं ये जीवित कोशिकाएं नहीं होती हैं, तो इसको ध्यान देना है। अब अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सेल्स विल शो टोटीपोटेंसी। तो सबसे पहले टोटीपोटेंसी का मतलब समझेंगे। तो हमने देखा है कि अगर पेड़ की डाल काट दी जाए तो वो पेड़ अपनी डाल फिर से बना लेता है, क्योंकि उसमें जो सेल होती हैं फिर से अपने अंग बनाने की क्षमता होती है। तो इसी क्षमता का नाम टोटीपोटेंसी है। तो मेरिस्टेमेटिक यानी विभज्योतक जो है हमारा, विभाजित होने वाला ऊतक, उसमें ये क्षमता होती है कि वो फिर से नई सेल का निर्माण करे। तो मेरिस्टेम ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 21 का विकल्प सी सही होना चाहिए। तो देखिए 21 का सी विकल्प करेक्ट है। कह रहा मेरिस्टेम शोज द टोटीपोटेंसी वेयर जाइलम वेसल्स एंड कार्क सेल आर डेड सेल्स while sheep tube cells do not possess nuclei। तो देखिए कई क्वेश्चनों के आंसर एक साथ लिख दिए हैं। कह रहा है जो मेरिस्टेमेटिक सेल है इसमें टोटीपोटेंसी की क्षमता पाई जाती है, और इसके साथ में बता दिया कि जो जाइलम वेसल्स होती है और कार्क सेल होती हैं ये डेड होती हैं। while sheep tube cells do not possess nuclei, वहीं sheep tube में न्यूक्लियाई नहीं पाए जाते हैं। तो 21 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कह रहा है कि बर्डर्ड पिट आर फाउंड इन। तो हमने जब वेसल पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था, अभी इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में कि इसमें गड्ढे होते हैं, लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। तो डिपोजिशन के समय कुछ जगह छूट जाती है, वहाँ गड्ढे हो जाते हैं। तो 22 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, वेसल वॉल। तो 22 का आंसर देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो 22 का देखिए बी हमारा करेक्ट है, बर्डर्ड पिट आर फाउंड इन वेसल वॉल। बस आपको इतना ही पढ़ना है, आगे कुछ नहीं। तो अपनी किताब में जो एमटीजी कंसाल है, ये लेक्चर पढ़ने के बाद उसमें सिर्फ इतना ही हाईलाइट करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। कह रहा है इन बर्डर्ड पिट द थिकनिंग मटेरियल ओवर आर्कीज द पिट कैविटी इन सच अ वे दैट पिट चैम्बर ओपन्स टू द इंटीरियर बाय ए पिट अपर्चर। कुछ भी ध्यान नहीं देना, बर्डर्ड पिट पाया जाता है वेसल वॉल में, बस इतना ही अंडरलाइन करना है। तो 22 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एन ऑर्गेनाइज्ड एंड डिफरेंशिएटेड सेल्यूलर स्ट्रक्चर हैविंग साइटोप्लाज्म बट नो न्यूक्लियाई इज। साइटोप्लाज्म तो पाया जाएगा, कोशिका द्रव्य तो पाया जाएगा, लेकिन उसमें केंद्रक नहीं होगा। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है? तो 23 का देखिए सी वाला स्ट्रक्चर हमारा करेक्ट है। ए वाले में जो वेसल है उसमें ल्यूमेन तो पाई जाती है, लेकिन वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, क्योंकि बहुत सारी जो ट्रैकिड्स होती हैं वो मिल करके छोटे छोटे वेसल, एक वेसल कई वेसल से मिल करके वेसल्स बनाती है, इसलिए मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। लेकिन सीप ट्यूब जो होता है हमारा, उसमें किसी भी प्रकार का न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो इसके आंसर को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए 23 का सी विकल्प करेक्ट है। कह रहा है एन ऑर्गेनाइज्ड एंड डिफरेंशिएटेड सेल्यूलर स्ट्रक्चर हैविंग साइटोप्लाज्म बट नो न्यूक्लियस आर सीप ट्यूब। बस इतना ही आपका आंसर है। बस द सीप ट्यूब्स आर लिविंग सेल
ये जीवित कोशिकाएं होती हैं। इसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं। दियर वाल आर थिकर देन सराउंडिंग पैरेन्काइमा सेल। इनकी वाल बहुत मोटी होती है क्योंकि पैरेन्काइमा सेल इसको घेरे रहती हैं। समटाइम्स दे हैव ए स्पेशल शाइनिंग नाइक्रियस थिकनिंग। इसमें क्या होता है कि बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें स्पेशल शाइनिंग यानी चमक होती है नाइक्रिसियस थिकनिंग की वजह से। नाइक्रिसियस थिकनिंग का मतलब होता है दूसरी जगह से जो सेल आती हैं उनके ऊपर बैठ जाने से। जैसे नाइक्रोस टिश्यू होते हैं उसी तरह, मतलब उघड़े हुए टिश्यू हिंदी में अगर बोला जाए तो। साइटोप्लाज्म आकर्स इन द फॉर्म ऑफ थिन लाइनिंग इनक्लोजिंग ए बिग सेंट्रल वैक्यूल। इनमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है लेकिन थिन लाइनिंग के साथ में और बिग सेंट्रल वैक्यूल होती है, और इनमें एक रिक्तिका पाई जाती है, खाली स्थान, वो सेंटर यानी बीच में पाया जाता है और बड़ा होता है। तो 23 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एंगुलर कोलेनकाइमा आकर्ष इन। तो एंगुलर कोलेनकाइमा कहाँ पाया जाता है ये पूछ रहा है। तो कुकुरबिटा में पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को काट सकते हैं। जो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा वो हम बताते जा रहे हैं। 24 नहीं पूछा जाएगा। एंगुलर कोलेनकाइमा कहाँ पाया जाता है तो कुकुरबिटा फैमिली से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसको काट दीजिए। तो 24 का ये विकल्प एंगुलर कोलेनकाइमा आकर्ष इन कुकुरबिटा। तो 24 का ये विकल्प करेक्ट है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है कि कोलेनकाइमा आकर्ष इन क्लाइंबिंग स्टेम। जो कोलेनकाइमा है वो कहाँ पाया जाता है, जो क्लाइंबिंग जो चढ़ने वाले पौधे हैं, जैसे लौकी हो गया, घिया हो गया, तरोई हो गया, जो किसी दूसरे पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, कुंदरू हो गया, तो उनमें क्लाइंबिंग स्टेम जो होता है उसमें कोलेनकाइमा पाया जाता है। तो 25 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो 25 का सी कोलेनकाइमा आकर्षण क्लाइंबिंग स्टेम। बस आगे कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो 25 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। वैसे ये भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं है तो नहीं पूछा जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कोलेनकाइमा आकर्ष इन द स्टेम एंड पेटियोल ऑफ, किसमें पाया जाएगा हमसे पूछ रहा है। देखिए 26 का सी विकल्प हमारा करेक्ट है। चूंकि घिया, तरोई, लौकी, कुंदरू ये सब हर्ब्स के अंतर्गत आती हैं, इसलिए 26 का सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। डाइकाट हर्ब्स ये द्विबीजपत्री खरपतवार हैं। तो मतलब हर्ब्स मतलब एक तरह से जैसे ग्रास है, हर्ब्स के अंतर्गत आती है। हर्ब्स, श्रब्स और प्लांट तीन हमने जो वो थे आपके अरस्तु, उन्होंने इसको, उनके जो शिष्य थे प्लेटो, इन सब ने मिल करके इस तरह का क्लासिफिकेशन किया था। तो हर्ब्स का मतलब छोटे पौधे जैसे घास है, ये सब हर्ब्स के अंतर्गत आएंगी। तो उनमें कोलेनकाइमा पाया जाता है। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। कह रहा है कार्क कैम्बियम तथा वैस्कुलर कैम्बियम आर्ट। तो कार्क कैम्बियम और वैस्कुलर कैम्बियम किसका पार्ट है हमको बताना है। तो देखिए हमने आपको बताया था कि जो कैम्बियम होता है वो लेटरल ग्रोथ के लिए रिस्पांसिबल होता है। परिधीय वृद्धि, पौधे के सरकमफ्रेंस को मतलब गिर्थ को, चौड़ाई को बढ़ा देता है। गिर्थ मतलब मोटाई, चौड़ाई अलग चीज हो गई, वो विड्थ है, गिर्थ का मतलब मोटाई। तो लेटरल मेरिस्टेम में एक कार्क कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम लेटरल मेरिस्टेम के पार्ट है। तो 27 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 27 का सी विकल्प हमारा करेक्ट है। कार्क कैम्बियम एंड वैस्कुलर कैम्बियम आर लेटरल मेरिस्टेम। ये लेटरल मेरिस्टम होते हैं। बोथ आर रिस्पांसिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द स्टेम। ये द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। दे आर इंक्रीज द गिर्थ ऑफ स्टेम। ये तने की मोटाई में वृद्धि करते हैं। तो 27 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा।
अब 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सीप ट्यूब्स आर सिचुएटेड फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड बिकॉज दे पॉसेज। तो जो सीप ट्यूब है ये सिचुएटेड होती है किस लिए? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, यानी भोजन को पौधे में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। क्यों? ब्रॉडर ल्यूमेन एंड परफोरेटेड क्रॉस वाल, ये इसलिए ऐसा कर पाती है क्योंकि इसका जो गुहा है, अंदर खोखला स्थान है, वो चौड़ा होता है और छिद्र युक्त होता है। तभी तो एक जगह से अगर छिद्र बंद होंगे तो उसी में खाना रह जाएगा, ऊपर नहीं जा पाएगा। तो ब्रॉडर ल्यूमेन यानी चौड़ी गुहा और छिद्र युक्त उसकी जो वाल है होती है, इस वजह से भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान पर पौधों में जा पाता है। तो 28 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 28 के सी में कह रहा है कि सीप ट्यूब्स आर सिचुएटेड फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड बिकॉज दे पॉसेज ब्रॉडर ल्यूमेन एंड परफोरेटेड क्रॉस वाल। तो जो सीप ट्यूब है इससे भोजन इसीलिए जाता है क्योंकि उसकी गुहा चौड़ी होती है और छिद्र युक्त होती है। सीप ट्यूब्स आर इलांगेटेड ट्यूबर कंडक्टिंग चैनल्स ऑफ फ्लोएम। सीप ट्यूब फ्लोएम में पाई जाती है। हमने आपको बताया है कि जाइलम जल से, फ्लोएम फूड से संबंधित है, तो फ्लोएम में ही पाई जाएगी। द इंड वाल पॉसेज मेनी स्मॉल पोर एंड थिन सेल्यूलोजिक वाल। जो किनारे होते हैं वो पतले होते हैं और उनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उनकी दीवार पतली होती है जो सेलुलोज की बनी होती है। तो 28 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 29 में देखिए कह रहा है डेथ ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज ए प्री रिक्विसाइट फॉर द वाइटल फंक्शन लाइक। कह रहा है कि जो प्रोटोप्लाज्म है उसकी मृत्यु का सबसे पहला कारण क्या हो सकता है? तो डेथ ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज ए प्री रिक्विसाइट को मतलब प्राथमिक, फॉर ए वाइटल फंक्शन लाइक ट्रांसपोर्ट ऑफ सैप। तो जो उसमें पौधे का जो द्रव्य होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए ये जिम्मेदार होता है, इसलिए प्रोटोप्लाज्म इसका डेथ हो जाता है। तो 29 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको देखते हैं। तो देखिए 29 का ये विकल्प हमारा करेक्ट है। डेथ ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज ए प्री रिक्विसाइट फॉर ए वाइटल फंक्शन लाइक ट्रांसपोर्ट ऑफ शेप। कह रहा है जाइलम इज ए डेड टिश्यू। जाइलम डेड टिश्यू है एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा ही केवल जीवित होता है, बाकी जाइलम में सारी चीजें मृत होती हैं। एंड डू नॉट हैव प्रोटोप्लाज्म, और इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता। जाइलम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और सैप। जाइलम ही जल या तरल पदार्थों को पौधे में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, यानी जड़ से पत्ती तक ले जाता है। इनसाइड द प्लांट फ्रॉम रूट टू लीफ, जड़ से पत्ती तक ये ले जाता है। तो 29 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेम एपेक्स इनटू कार्पस एंड ट्यूनिका इज डिटरमाइंड मेनली बाई। ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएगा क्योंकि कार्पस और ट्यूनिका ये थ्योरी अभी हमने एनसीईआरटी की बुक में अभी तक नहीं पढ़ी है। इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट है, प्लेन्स ऑफ सेल डिवीजन। तो जो सेल डिवीजन जिस प्लेन पे होता है उसी के दो भाग होते हैं और ट्यूनिका और कार्पस वहां से बनता है। ये ट्यूनिका कार्पस एक थियरी थी, पहले एनसीईआरटी में दी थी, लेकिन जो अभी बुक है इस चैप्टर में वहां हमने नहीं पढ़ा। तो ट्यूनिका कार्पस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय सिमिट 1924 में, विच वाज बेस्ड फॉर ऑन प्लेन्स ऑफ डिवीजन ऑफ सेल, जो कि सेल डिवीजन का जो प्लेन होता है उस पर आधारित है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट देयर आर टू पोर्शन इन शूट एपेक्स। इसके हिसाब से जो तना होता है उसके अग्र भाग में दो भाग होते हैं, एक ट्यूनिका होता है दूसरा कार्पस होता है।
द ट्यूनिका शोज ओनली एंटी क्लिनिकल डिवीजन। जो ट्यूनिका होता है ये एंटी क्लिनिकल डिवीजन में सहयोग करता है केवल, एंड दस इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सरफेस ग्रोथ। इसलिए ये पृष्ठीय वृद्धि यानी सरफेस पर वृद्धि को अंजाम देता है। द कार्पस शो डिवीजन इन ऑल प्लेन एंड दस रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉल्यूम ग्रोथ। और जो कार्पस होता है ये हर एक प्लेन पर वृद्धि करता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, हर जगह, इसलिए ये आयतन में वृद्धि करता है पौधे के। तो 30 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।